marathon queen, sports legend, Asian Games champion. How did your first international medal happen? पटाया मैराथन, फर्स्ट प्रोफेशनल मैराथन रनर फ्रॉम इंडिया। दौड़ रही थी तो कोई मुझे वकअप इंडिया नहीं बोल रहा था, शाहरुख खान शाहरुख खान। You were training yourself, तो एक डाइट भी फॉलो करा होगा। डोंट ईट लाइक अ पिग, दिस इज नॉट डस्टबिन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हमने डाइट कंट्रोल करके अपना डाइट मॉडिफाई किया था और 9 मंथ्स में आई वाज मोस्ट इम्प्रूव मैराथन रनर ऑफ इंडिया। इस तरह की जब मुट्ठी बनती है तो स्पोर्ट्समैन पैदा होता है। You have been a rebellion since the beginning of your career. डोपिंग इन स्पोर्ट्स के अगेंस्ट बात की, वुमेन सेफ्टी की बात की, वो प्राइज मनी वाली बात की, तो आई वाज नॉट इन गुड बुक्स ऑफ फेडरेशन। टैलेंट सर्च प्रोग्राम ऑन बुक्स तो है, बट असल में कहाँ, ऐसा फीडर सिस्टम तो बनाओ कि आफ्टर चोपड़ा हूँ। अभी तक ना तो हम मीडिया में गए, अब मैं पहली बार तुम्हारे से बात कर रही हूँ। पेपर में निकला सुनीता गुदारा ने राजीव गांधी को अपनी प्राइज मनी लौटा दी। Doping is a problem with Indian sports. Yes, doping is a problem. Sports जितना खेलना पसंद है उतना ही ज्यादा प्यार हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन से भी करते हैं। एंड व्हाई नॉट, दे आर द ट्रू अचीवर्स। बट इस अचीवमेंट के पीछे कितना ब्लड एंड स्वेट जाता है, वी डोंट नो दैट। टुडेज एपिसोड इज एन आंसर टू दैट। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रांसपेरेंट टेल्स विद शेरी। आज जो इस एपिसोड में आने वाली है, शी इज नॉट जस्ट अ गेस्ट बट अ स्पोर्ट्स लेजेंड। उनका मिडिल नेम रिबेलियन होना चाहिए बिकॉज शी हैज ऑलवेज रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट व्हाट इज रॉन्ग एंड शी हैज मेड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन इंडियन एथलेटिक्स। 1992 एशियन मैराथन चैंपियन, Olympics torch runner in 1996 Atlanta Olympics, holds record for winning maximum number of medals in international marathons in 26 countries. Total 1,30,000 kilometers ran in complete marathon career. She won 76 full marathons and 123 half marathons. 40 years of experience in training community trainers, 17 years of experience as elite club coordinator, Dr. Sunita Gudara. Marathon queen, sports legend, Asian Games champion. I'm sure this all wouldn't have come to you that easy. क्या जर्नी रही है आपकी? See, marathon starts when you are 18. I started when I was 24 years. मैं हॉस्टल वार्डन थी, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में। Okay. I was 24 years old. Girls were all 14, 15. तो वहाँ की जो तारा दीदी हैं उन्होंने बोला कि मतलब जो जिनका आश्रम है, सुनीता कीप द गर्ल्स बिजी ऑन संडे, क्योंकि नहीं तो संडे को ये लोग फ्लिक करती हैं, आइसक्रीम के लिए जाती हैं, बाहर निकल। तो मैंने गर्ल्स से पूछा बाहर जाना पसंद करती हो, तो सबको तो बाहर जाना था, तब वो फ्लिक करती थी इसीलिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम लोग को बाहर लेके जाऊंगी, वील गो ऑल प्लेसेस इन दिल्ली, साइट सीइंग प्लेसेस, रनिंग। And you won't believe, with those girls on Sundays, I started with Malai Mandir, Evergreen Restaurant, Deer Park, then Nehru Stadium from IIT, and then Sainik Farm, Tughalkabad, Shooting Range. Wow. ये सब जगह उनको रनिंग करके ले जाते थे। ये हम संडे को करते थे। And I thought this is very interesting, so why not I do it every day? तो मैंने उनको जिस दिन ले जा रही हूँ 10-12 किलोमीटर्स कर रहे हैं, मैंने इसको डेली करना शुरू किया। देन तारा दीदी अगेन टोल्ड मी, तुम इतना रनिंग करती हो, व्हाई डोंट यू टेक पार्ट इन मैराथन? कितना किलोमीटर होता है? जस्ट इमेजिन, मैराथन के लिए कोई मुझे कह रहा है, मैं पूछ रही हूँ कितना किलोमीटर होता है, बिकॉज दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ मैराथन। बोली 42 किलोमीटर्स। मैंने कहा ओके, एक दिन जाके देखते हैं। हमने IIT से शुरू किया, पालम एयरपोर्ट, उस समय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं था, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ, इट्स 1980s। तो पालम एयरपोर्ट तक रन करके गए, वापस आए, 30 किलोमीटर जहाँ था वहां स्टॉप हो गए। मेरे आश्रम के जो और कोलीग्स थे, उन्होंने हमें स्कूटी में बिठाया, वापस ले आए। मैंने कहा बड़ा मजा आया 30 किलोमीटर दौड़ने में, तो 42 तो कुछ भी नहीं है। हाँ. और हमने पार्ट ले लिया, क्योंकि हम रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ, जब मैंने इंडियन ओपन रथ मैराथन 1984 की मैंने की, तो आई वाज फर्स्ट। एंड फर्स्ट आने का उस समय कोई कैश प्राइज नहीं होता था। फर्स्ट मींस यू विल बी स्पॉन्सर्ड टू आइदर लंदन मैराथन और बॉस्टन मैराथन। कैन यू इमेजिन, बॉस्टन का नाम ना उस समय इतना फेमस भी नहीं था।
और लंदन तो लंदन है। मैंने कहा मैं तो लंदन जाऊंगी। देन अगेन तारा दीदी टोल्ड मी व्हाई लंदन, गो टू बॉस्टन, टेक स्टॉप ओवर एट लंदन। Okay. तो विच इज अ ड्रीम फॉर मैराथन रनर। जो भी मैं आज के मैराथन रनर्स हैं, हॉबी रनर्स हैं, दे ड्रीम टू क्वालिफाई फॉर बॉस्टन मैराथन। उसके लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्वालिफाई कर लिया था। 3 hours 30 minutes का होता है क्वालिफाइंग टाइम एंड आई वाज स्पॉन्सर्ड टू बॉस्टन मैराथन। दैट टाइम दैट वाज द फर्स्ट टाइम I represented my country. So first marathon जो आपने रन करा, you got the first place and then सीधा Boston. It would be like a dream for a lot of people. Naturally, मैराथन में तो yes, नेशनल चैंपियन बनने के लिए लोग कितना जद्दोजहद करते हैं। How did your first international medal happen? I went for Pattaya marathon, full marathon. I won the marathon, second position. I was dancing. My husband told me, my husband scolded me. इतना डांस कर रही है मैराथन के बाद, अगर थोड़ा और दम लगा लिया होता तो गोल्ड मेडल ही मिल जाता। हमारे मेडल्स के साथ में प्राइज मनी शुरू हो गई थी उस समय। Okay. ये बात है 1988 की। Okay. Prize money started. So it was nice, you know. I was earning in dollars. I was a professional runner, first professional marathon runner from India, going abroad. 5 times in a year जाती थी। फिर मुझे लगा कि 5 times 5 tickets. टिकट्स तो मुझे ऑर्गेनाइजर से मिल जाते थे, लेकिन उसके बाद अपना भी तो खर्चा होता है ना, बार बार जाना, बार बार आना। तो आई डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर 5 months, Okay. cover Singapore, Malaysia and Thailand, come back after 5 months. Any interesting story or episode you would like to share with us आपके international marathon से? मेरी जो एशियन चैंपियनशिप मैराथन थी उसमें वो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Because I fought against doping in sports. उस समय तो बस यही था, डोपिंग इन स्पोर्ट्स के अगेंस्ट बात की, वुमेन सेफ्टी की बात की, वो प्राइज मनी वाली बात की। तो आई वाज नॉट इन गुड बुक्स ऑफ फेडरेशन। अब क्या हुआ कि फेडरेशन को जरूर किसी एक नेशनल चैंपियन को इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजना है। एशियन मैराथन चैंपियनशिप आ गई अक्टूबर में। तो उन्होंने कहा अच्छा वो सुनीता दौड़ती रहती है, उसके पास पासपोर्ट भी हमेशा रेडी रहता है, उसको भेज देते हैं। 3 days पहले उन्होंने मुझे बताया कि आई एम गोइंग फॉर एशियन मैराथन। अच्छा, दे नेवर थॉट कि मैं गोल्ड मेडल के साथ आ जाऊंगी, बिकॉज व्हेन आई वन द गोल्ड आई केम बैक, डायरेक्टर ने मुझे उस समय बोला अरे यू वन द गोल्ड, वी थॉट तुम ड्रॉप आउट कर जाओगी। ये एटीट्यूड रखते हैं फेडरेशन वाले, उस जमाने में रखते थे। इस वक्त जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जो ओलंपिक में जा रहे थे उनसे बात की, तो वो बहुत अच्छा जेस्चर था। भाई आप किसी को एशियन मैराथन में भेज रहे हो तो उससे बात करो ना कि तुम अपना बेस्ट करके आना। Exactly. प्रेशर मत डालो कि मेडल लेके आना, बट अपना बेस्ट करके आना। उसके बाद तो आज तक मेरा इंट्रोडक्शन ही है कि 92 एशियन मैराथन चैंपियन, क्योंकि उसके बाद 92 के बाद अभी तक किसी लड़की का और मिला नहीं है। Oh, दो so you're लड़के the only Indian? नहीं, मेरे मैं- पहले एक को मिला, Okay. फिर मुझे मिला 85 में एक ने जीता, 87 में एक ने जीता, 85 में, फिर मैंने 92 में विन किया, फिर जाके 2017 में एक लड़के ने विन किया, फिर अभी लास्ट ईयर 23 में एक लड़के ने विन किया है एशियन गोल्ड। Was there any specific strategy जो आप एशियन मैराथन के लिए गए थे कि this is a strategy I'll apply and you देखो, want to... हम जब गए थे तो हमको अपने आप को प्रूव करना था, विन करना था। हस्बैंड ने भी यही कहा था कि विनर टेक्स इट ऑल, सेकंड वैकन आने से कोई नहीं पूछेगा, तो वो दिमाग में था। अब जब मैं गई तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि आप ना मेरे को लिस्ट लाके दिखाओ, मैंने लिस्ट देखनी है। तो वो बोली क्या करोगे? लिस्ट ऑफ रनर्स कि मेरे साथ किस लेवल के रनर्स हैं। अच्छा, ओके। चाइना भी था, जापान भी था, है ना। हाँ. तो मैं उन कंट्री के रनर्स का टाइमिंग देखना चाहती थी। अब उन्होंने मुझे लिस्ट लाके दे दी, मैंने लिस्ट में देखा मेरा बेस्ट टाइम 2:49, चाइनीज का बेस्ट टाइम 2:39, 10 मिनट्स फास्टर, और जापानीज का भी 2:42 ऐसे था। ओके। तो मैंने कहा ये तो मेरे से फास्ट है। जहाँ रूट है जिसमें हमें दौड़ना है 42 किलोमीटर, उसके लिए ले जाया गया। बस में जा रहे थे हम, मतलब एसी बस थी, और जब हम उतरते थे तो जापानीज हमेशा ना अम्ब्रेला में उतरती थी, तो और टेम्परेचर ऐसे ही था 20-23। ओके। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा व्हाई अम्ब्रेला? आई एम एलर्जिक टू हीट। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा अच्छा, तो मतलब कि हाफ वे जब चले जाएंगे, जब सन आउट हो जाएगा तो ये तो इसकी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर चाइनीज पूरे टाइम कोल्ड वाटर पी रही है ना, तो उसको वैसे ही हॉट लग रहा है, और मेरे को बहुत आराम लग रहा था 23 टेम्परेचर में, 23 डिग्रीज में। अब वहां पर एक और थी लवालता, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था हमारा एशियन चैंपियनशिप। तो लवालता लोकल थी।
वो लोकल को मैंने मलेशिया में हराया था 4 महीने पहले। अच्छा। तो स्ट्रेटेजी कहाँ काम आई कि अब वो उसको तो जैसे ही हमने 30 किलोमीटर पार किया, जापानीज को तो हीट एलर्जी हो गई, मतलब हीट लगने लगी होगी, मतलब मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। मैं जा रही हूँ और मेरे आगे आगे लवालता 4 लड़के उसके लोकल उसको पेस दे रहे हैं, वो भी रन कर रहे हैं लेकिन भाई उनकी अपनी लोकल लड़की है तो उसको पेस दे रहे हैं। मैं उसके पीछे 100 मीटर का डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि अब इसको, ये मेरे से आगे है, मैंने उसको क्रॉस किया और ना क्योंकि मैं उसको 4 महीने पहले बीट कर चुकी थी तो मैंने कहा थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजी करते हैं, मेंटल इसका थोड़ा सा डाउन करते हैं। मैंने कहा यस लवलता वेरी गुड कीप इट अप आई एम गोइंग, और मैंने आओ देखा ना ताओ और मैं ना थोड़ा सा स्प्रिंट लगा गई। ओके। तो लवलता को उस समय ऐसा लगा होगा, एक मैराथन रनर वो भी 37 किलोमीटर पे, कि बाय गॉड शी इज सो फ्रेश saying keep it up, you are doing good and I'm going। तो मतलब ये तो भाई अब 4 महीने पहले ही मुझे बीट की है, हाँ। तो अभी 4 महीने में तो पता नहीं कितनी हाई ट्रेनिंग करके आई होगी। तो वो ना मेंटली थोड़ा सा गिव अप करे। जैसे उसने मैराथन में क्या होता है, जैसे आप मेंटली गिव अप करते हो आप स्लो हो जाते हो। और मैं 100 मीटर फास्ट गई और उसके बाद मैंने अपनी पेस पकड़ ली और बचे थे सिर्फ 4 किलोमीटर। ओके। एक बार अगर आप किसी से 500 मीटर्स फास्ट हो जाओ तो वो 500 मीटर कवर करने के लिए लड़की को 2 मिनट्स लगेंगे, ओके। तब तक तो फिनिश आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने एशियन गोल्ड लेने के लिए की थी। और एक जो तुम पूछ रही थी कि कोई फनी इंसिडेंट क्या हुआ, एक जगह मैंने ईपो मैराथन विन की, वहां किंग हमें प्राइजेस दे रहे थे, तो उसमें कुछ कुछ होता है, मूवी बड़ी हिट हुई थी, किंग हमको प्राइज दे रहा है। तो मैं जब प्राइज लेने गई तो उसने मुझे देखा, ओ सुनीता दारी इंडिया, मतलब फ्रॉम इंडिया, कुछ कुछ होता है। जब मैं सारावाक मैराथन दौड़ रही थी तो मेरा हेयर स्टाइल ऐसा है, जब मैं दौड़ रही थी तो कोई मुझे बकअप इंडिया नहीं बोल रहा था, शाहरुख खान ऐसे बकअप करते थे। I want to know into depth in your journey because you are an inspiration for a lot of people and definitely by knowing how has been your journey बहुत सारे लोगों को help करेगा. So I want to know how did you exactly train yourself? मैंने क्या किया था, शुरू से ही मैंने यंग बॉयज का एक ग्रुप बनाया था, लाइक जो मुझे दीदी बोलते थे। नेचुरली जो गर्ल्स होती हैं मेल उनसे फास्ट होते हैं, उनको मैं फ्री ट्रेनिंग देती थी, बिकॉज मैंने कहा ना मैं लेट स्टार्टर थी, उस समय तक मैं NIS क्वालिफाइड 87 में तो मैंने NIS कर लिया था डिप्लोमा, तो आई वाज अ क्वालिफाइड कोच। उनको फ्री कोचिंग मिल जाती थी और वो मेरे साथ में मेरे फेलो रनर्स। तो शुरू में यहाँ पर सिर्फ 3 मैराथन हुआ करती थी इंडिया में। ठीक है। एक थी इंडियन ओपन मैराथन जो दिल्ली में होती थी, एक इंटरनेशनल पुणे मैराथन पुणे में, और एक होती थी इलाहाबाद मैराथन यूपी में। ओनली 3 मैराथन, और छोटी मोटी मैराथन हुआ करती थी, कोई नेवी हाफ मैराथन, नेवी 10K। तो अब हमने क्या सोचा कि ऐसे तो हम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे 3 मैराथन करके। और आई वाज नॉट अ ट्रैक रनर, तो मतलब मैं कैंप्स में भी नहीं रहती थी। ओके। मैराथन चैंपियन थी, इसलिए मुझे नेशनल कैंप में रखा गया। 15 डेज में मैंने कैंप छोड़ दिया था। 5-6 नेशनल कैंपर्स हैं, मेल मैराथन रनर्स हैं, और अकेली एक लड़की फीमेल मैराथन रनर है। ओके। लेकिन क्योंकि मैं बाहर रहने लगी थी अपने हस्बैंड के साथ में, और मैं कैंप पे नहीं रहती थी, तो होता है ना कई कोचेस को ईगो हर्ट हो जाता है कि मतलब ये तो अपने आप को ज्यादा समझती है टाइप्स, है ना, और फिर आर्मी ऑफिसर की वाइफ है तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हुआ उनको कोई प्रॉब्लम हुई। तो जैसे ही मैं आती थी मैंने कहा सर बॉयज कहाँ हैं? वो बस अभी निकले, आप जाओ, कैनाल रोड पे आपको 20 किलोमीटर रन करना है। और वो टाइम था 1988 का, टेररिस्ट का एकदम टॉप लेवल का प्रॉब्लम। उस समय आप फीमेल गर्ल को कह रहे हो कि 20 किलोमीटर कैनाल पे जाए, बॉयज आगे जा चुके हैं, अगर मैं 4 मिनट्स 30 की पेस से दौड़ रही हूँ, वो 4 मिनट्स की पेस से दौड़ रहे हैं, आई कैन नॉट कैच देम। सो आई केम बैक होम, आई टोल्ड माई हस्बैंड, मैंने कहा ये तो मेरे को अकेले भेजते हैं, तो अगर मुझे अकेले ही ट्रेनिंग करनी है तो मैं फिर इनके साथ करने का फायदा क्या। तो फिर हमने कैंप छोड़ दिया। और हाँ, मेरे हस्बैंड ने वहाँ के जो हेड थे आर्मी है सीओ, उन्होंने कहा आपको क्या हेल्प चाहिए? मैंने कहा मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरे साथ साइकिल से जा सके। तो फिर पहले तो वो साइकिल फुटबॉलर था, कहते नहीं मैडम मैं आपके साथ दौड़ेगा, जॉनी है ना। तो उसने कहा मैं आपके साथ दौड़ेगा। मैंने कहा देखो तुम नहीं दौड़ सकते हो, तुम साइकिल में जाओ, तुम फुटबॉलर हो। नहीं मैं दौड़ेगा।
अब वो मेरे साथ दौड़ने गया 10 किलोमीटर से बाद में, और थक गया, फुटबॉलर था, हाँ, आर्मी का फुटबॉलर, तो भाई 10 से ज्यादा कैसे दौड़ेगा, और हमको 20 किलोमीटर जाना है, फिर वो साइकिल से आने लगा। फिर एक और बंदा मेरे साथ भेजा, साइकिल मैन था वो, एंड आई फील सो गुड कि पता चला बाद में सुनने में आया कि वो साइकिल मैन क्रॉस कंट्री रनर बन गया। Wow. He got so inspired, you know. उसके बाद मैंने मलेशियन इंटरनेशनल मैराथन विन की। मैराथन की जर्नी बहुत अच्छी रही है, साल में 5 कंट्रीज करना, 5 टाइम्स इंटरनेशनल ट्रिप लगाना। मेरा रिकॉर्ड इसीलिए बन पाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैराथन Yes. वन बाय एनी इंडियन, क्योंकि मैं ट्रेनिंग बहुत करती थी एंड आई वाज अ प्रोफेशनल रनर। मैं शायद इंडिया में पहली मैराथन रनर हूँ जो प्रोफेशनल हुई। मैंने कहीं पर ना सुना था आपके किसी इंटरव्यू में कि आपको मीठा खाना बहुत पसंद है। अच्छा। So जब आपने ऑब्वियसली व्हेन यू वर ट्रेनिंग योरसेल्फ तो एक डाइट भी फॉलो करा होगा, बिल्कुल। उसको कैसे ओवरकम करा? देखो क्या हुआ था, जब हम पहले रनिंग तो हम पहले भी करते थे, जब हमने इलाहाबाद मैराथन विन की, हमने इंडियन ओपन मैराथन विन की, तब मेरा अच्छा खासा 54 केजी वेट हुआ करता था। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले तो वही रोजा मोटा का फोटो मेरे बेडरूम में लगा दिया कि तुमको इस फ्रेम का होना है। शी वाज 46 केजीज और मैं 54 केजीज। तो डाइट कंट्रोल एकदम ऐसे नहीं हो गया। पूरे शादी हुई 87 में सितंबर में, और अगला जो सितंबर आया तब मैराथन शुरू हुई ना, उस समय तक 9 मंथ्स में मैंने 9 केजीज लूज किया। मीठा बंद, कोई भी फ्राइड चीज बंद, जैसे 4 चपाती खाते हैं तो वो 2 पहले 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर आधी चपाती, वन टाइम में आधी चपाती। हाँ, खूब सारा दही, खूब सारा स्किम्ड मिल्क, खूब सारा सैलड, खूब सारे फ्रूट्स। अभी भी मेरी वो आदत है कि मैं फ्रूट्स जब भी खाती हूँ तो बहुत सारे खाती हूँ, और वो भी वो वाले जैसे वाटरमेलन हो गया, है ना, सारे सारे जो लो कैलोरी के होते हैं। मैंगो नहीं खाती। हाँ, तरबूज, खरबूज एंड ऑरेंजेस, ये लो कैलोरी है। बनाना कम, मैंगो बिल्कुल कम, चीकू भी कम, और एप्पल ठीक ठीक। तो और हम ना सब कुछ तोल के खाया करते थे। अच्छा। 2 आलू खाएंगे तो उसमें 90 कैलोरी होंगी, एक एप्पल खाएंगे इस मतलब ठीक ठाक साइज का, तो उसमें 45 कैलोरीज होंगी, एक ऑरेंज खाएंगे तो उसमें 30 कैलोरी होगी, एक बनाना खाएंगे तो उसमें 90 कैलोरीज होंगी। हाँ, तो चॉइस इज योर्स। एक पराठा खाएंगे तो उसमें 150 कैलोरी होंगी, एक बर्फी खा लेंगे तो उसके अंदर भी 150 कैलोरीज होंगी, तो चॉइस इज योर्स। तो ऐसे करके मेरे हस्बैंड हमेशा कहा करते थे, भाई डोंट ईट लाइक अ पिग, दिस इज नॉट डस्टबिन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हमने डाइट कंट्रोल करके अपना डाइट मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई करके खूब फुल रहते थे क्योंकि फाइबर्स बहुत आते थे, फ्रूट्स में है, सैलड में है, सब में फाइबर है। तो उस तरह से वेट कम होता गया। जैसे जैसे वेट कम होता गया हमारी रनिंग फास्ट होती गई और माइलेज भी बढ़ता गया। और 9 मंथ्स में आई वॉज मोस्ट इम्प्रूव मैराथन रनर ऑफ इंडिया। 3 hours 30 minutes से मैं 2 hours 45 minutes में पहुंची। तो ये जो फैट परसेंटेज 22 फैट परसेंटेज से 12 फैट परसेंटेज हो गई, बहुत फर्क पड़ता है। और ये साइंटिस्ट जानते हैं, जितने स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं ये जानते हैं। आपका जैसे कोई भी रनर बनना चाहता है, कोई मोटा भी बन सकता है, उसको बस अपना फैट कम करना होगा, आपका बॉडी कॉम्पोजिशन सही होना चाहिए, आपकी डाइट कंट्रोल्ड होनी चाहिए, और बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए, और उसके बाद ट्रेनिंग में वेरिएशंस होने चाहिए, माइलेज होना चाहिए। हम कहते हैं 5 पॉइंट्स प्रोग्राम होता है। नंबर 1 थंब है, आपका माइलेज पूरा होना चाहिए, बैंक बैलेंस, है ना। उसके बाद 2 स्पीड वर्क होने चाहिए, 1-2 स्लो फास्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, 1-2 अपहिल पे चले जाओ, अपहिल डाउन, छोटा हो बड़ा हो चलेगा। योगा जरूर होना चाहिए, जिमिंग जरूर होना चाहिए, हफ्ते में 2 बार। तो इस तरह की जब मुट्ठी बनती है तो स्पोर्ट्समैन पैदा होता है। Since we're talking about all this कि मैराथन में कैसे होता था, या what used to be things at that time, so I would like to know from you what exactly, if you can tell me from the basics, अगर हम जैसे हाफ मैराथन या फुल मैराथन की बात करते हैं, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, एंड हाउ कैन एनीवन स्टार्ट देयर करियर इन अ मैराथन और एज अ मैराथन रनर? देखो अभी इतना अच्छा सिनेरियो है इंडिया में कि देयर आर 1000 मैराथन, अगर हम पूरी कंट्री को लेके चले तो मतलब जो एक्सपोजर मुझे अब्रॉड जाना पड़ता था लेने के लिए मैराथन का,
वो अब हर रनर को इंडिया में मिलता है। Okay. तो लोग 5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर को भी मैराथन कहते हैं, जो कि नहीं है। टेक्निकली इट इज रॉन्ग। Okay. Technically, 21 kilometers is the half marathon. Okay. 20, to be very precise, 21.1 kilometer, and 42.2 kilometer is the full marathon. Okay. उसके बाद अल्ट्रा शुरू हो जाती हैं। तो अगर अल्ट्रा और भी ज्यादा अल्ट्रा और भी ज्यादा होती हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे वो अल्ट्रा हो जाती हैं। यू हैव टू स्टार्ट, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, मैराथन भी बिल्कुल वैसे ही है। Okay. आप 5 के करिए, 10 के करिए, वर्कआउट करिए, एवरीडे डिफरेंट वर्कआउट्स होते हैं। फाटलेग होता है, इंटरवल ट्रेनिंग होती है। जो रनर्स मुझे सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। प्रोग्रेसिव रन होते हैं, लॉन्ग रन होते हैं, सेमी लॉन्ग रन होते हैं। इन सब का मसाला जिमिंग होती है, मतलब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी होती है। योगा तो एवरीडे आफ्टर वर्कआउट अच्छा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, सप्पलनेस अच्छी होनी चाहिए इंजरीज को अवॉइड करने के लिए। ये सब करने से और आजकल तो इतनी टाइम लिमिट, हाफ मैराथन में 3.5 घंटा, हमारे टाइम में तो हम सोच भी नहीं सकते थे 3.5 घंटा, क्योंकि हम सब थे 1 hour 16 minutes, 1 hour 18 minutes, 1 hour 20 minutes वाले। 3.5 में कोई दौड़ता है? हमारे टाइम में कोई 3.5 वाला दौड़ता ही नहीं था। हम लोग बस जो चैंपियन रनर्स थे वो दौड़ते थे। Okay. बाकी हॉबी रनर्स नाम की चीज ही नहीं थी। अब तो हॉबी रनर्स इतने स्टाइलिश हो गए हैं। इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो सब अपना अपना पिक डालते हैं। Right. और आजकल 3 hours 30 minutes हाफ मैराथन दौड़ने वाला ये उतना ही स्टाइल से दौड़ता है जितने स्टाइल से नेशनल चैंपियन दौड़ता है। तो बहुत फर्क आ गया। That's a beauty. मैराथन को भी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरह लोगों ने लेना शुरू कर दिया है कि हाँ भाई, बोस्टन जाएंगे या लद्दाख मैराथन जाएंगे, कहीं ट्रेल रन जाएंगे, कहीं माउंटेन मैराथन जाएंगे, तो उसके लिए ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। Exactly. ट्रेनिंग करते हैं और मस्ती। As you mentioned कि लद्दाख मैराथन या बोस्टन मैराथन में आप जाना चाहते हो, and you are a recreational runner. So how do you go there? लद्दाख मैराथन में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, उनका माइलेज पूरा होना चाहिए। रिक्रिएशनल रनर भी जा सकते हैं। बॉस्टन मैराथन के लिए टाइम क्वालिफिकेशन है, 3 hours 30 minutes का है। Okay. एज ग्रुप के साथ साथ वो टाइम थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, तो आपको वो टाइम क्वालिफाई करना होगा किसी और इंडियन या कहीं बाहर किसी भी टाइमिंग चिप वाली रेस। आजकल टाइमिंग चिप वाली रेस होती है, तो आपको सर्टिफिकेट वहां शो करना होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं टाइम को, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। बाकी यहाँ की कोई भी मैराथन है ना, किसी भी मैराथन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो वॉक करके फिनिश करे, चाहे वो, हम कहते हैं सबसे पहले वॉकिंग होती है, फिर वॉगिंग होती है, रन वॉक, आप बस टुक टुक रनिंग कहते हैं उसको। Okay. फिर एक होती है जॉगिंग करके फिनिश करे, फिर होता है थोड़ा रनिंग करके फिनिश करे, और एक होता है फास्ट रनिंग करके फिनिश करे। जैसे भी करे कोई भी मैराथन कर सकता है, क्योंकि जो टाइम लिमिट होती है मैराथन की वो काफी अच्छे आवर्स की दी, 6 hours इन फुल मैराथन। हम 2 hours 43 minutes के हैं, Wow. है ना। और सोचो 6 hours मिलते हैं, तो इसका मतलब मैं तो ये कहती हूँ कोई वॉक करके भी करेगा ना तो उसको मेडल मिल जाएगा, क्योंकि आजकल फिनिशर मेडल मिलता है, तो करना चाहिए। Oh. हाँ, सबको मिलता है आजकल फिनिशर मेडल। I guess ये सुनकर ना बहुत सारे लोग जो ये एपिसोड देखेंगे, they'll be intrigued. I want to know कि अगर कोई आज से स्टार्ट करना चाहता है and they also want to participate, so what would be the first step? स्टार्ट गोइंग टू द पार्क्स और स्टेडियम। Okay. स्टेडियम के भी आजकल मेंबरशिप मिल जाती है, पार्क्स में यू आर फ्री टू गो। और किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आजकल सारे, मेरा स्केचेस ग्रुप है जिसमें मैं फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम देती हूँ, ऐसे ही बहुत सारे क्लब्स हैं। किसी क्लब को ज्वाइन कर लो तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप जब आपके पास लाइक माइंडेड ग्रुप होता है तो आप वो चीज करते हो। अगर आपने कहीं मैराथन करनी है तो जब आप ग्रुप में जाएंगे तो वहां मस्ती भी पूरी करेंगे, जुम्बा होगा, फोटो सेशन होगा, जो भी आउट स्टेशन, जैसे बहुत सी मैराथन्स होती हैं डिफरेंट प्लेस पे। कोई माउंटेन्स पे हो रही है, अभी माउंट आबू मैराथन हो रही है, फिर गंगा सस्टेनेबिलिटी रन ऋषिकेश में हो रही है। Okay. ऐसे ही इंद्रहार वहां धर्मशाला में होगा। तो जिसको जितनी फिटनेस है, फिनिश तो कोई भी कर सकता है, तो पार्टिसिपेट तो कोई भी कर सकता है, बस एक वो कहते हैं ना, जज्बा होना चाहिए। मैम, आई वांट टू नो, एक कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एथलीट्स को देखते हैं, आई एम श्योर एक बहुत हार्ड ट्रेनिंग के थ्रू वो गो थ्रू करते हैं, एंड 21 किलोमीटर्स या 42 किलोमीटर्स का स्ट्रेच रन करना इज अगेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना। तो हाउ डू यू अंडरगो दैट ट्रेनिंग, या कोई भी पर्सन, हाउ कैन दे अचीव दैट लेवल ऑफ फिटनेस? देखो, कोई भी एथलीट है उसको पहले फिट होना पड़ेगा। उसके लिए उसको
थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं। 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, आप वॉक जॉग कर लें, पहले थोड़ी रनिंग करें। एंड अक्सर लोग मेरे से कहते हैं हम जब रन करते हैं तो हमारी सांस फूलती है, वो बहुत नेचुरल है। आप रन करेंगे तो सांस फूलेगी। फिर क्या होगा, पहले आपका 6 मिनट्स पर किलोमीटर में सांस फूलेगी, फिर आप थोड़े से फास्ट हो जाएंगे, 5 मिनट्स 30 सेकेंड में करने लगेंगे, फिर आप 5 मिनट्स पर किलोमीटर करने लगेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे फिटनेस बढ़ती है। और डेली एक ही पेस में दौड़ने से बॉडी स्टेल हो जाती है। तो हमेशा हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। डेली हमारा टेरेन डिफरेंट हो, कभी ग्रास, कभी कच्चा, कभी रोड, कभी Okay. ट्रैक, ऐसे हमारा ट्रेल चेंज होने चाहिए, कभी अप एंड डाउन। और उसके बाद स्पीड भी रोज स्लो नहीं दौड़ना है, इसी तरह से रोज फास्ट भी नहीं दौड़ना है। Okay. एक दिन अगर हमने स्लो कर लिया तो दूसरे दिन हमें स्लो फास्ट ट्रेनिंग करनी चाहिए, तीसरे दिन हमें कंटिन्यूस करना चाहिए, फोर्थ डे हमें प्रोग्रेशन वाला करना चाहिए। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट करने चाहिए। Okay. तो उससे क्या होता है, फिटनेस लेवल बढ़ता है। नी की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए स्क्वाट्स जरूर करने चाहिए, चाहे आपकी नी की प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको रोज 50 स्क्वाट्स जरूर करने चाहिए। योगा टाइप की स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से आपकी फिटनेस लेवल बढ़ता जाएगा। और अगर हम मैराथन रनिंग की बात करें, इतने कंपटीशन आते हैं, अभी सितंबर से ही शुरू हो जाएंगे। जैसे कुछ लोग अब आजकल फिटनेस के लिए जो रनिंग के लिए बाहर नहीं जा पाते, दे यूज ट्रेडमिल, सो इज इट अ गुड ऑप्शन? Treadmill is as bad as road running, so don't do it every day. Once or twice a week is okay, but not every day, because it is very hard. Hard surface पे रनिंग करने से आपकी इंजरी होगी। तो इसलिए ग्रास, कच्चा, रोड, ट्रेडमिल, ये सारे, और फिर क्रॉस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। स्विमिंग हो गई, साइकिल हो गई, ओके। ये क्रॉस ट्रेनिंग करने से जो प्रेशर पॉइंट्स है वो नहीं बनते। एक ही पोजीशन में दौड़ते दौड़ते प्रेशर पॉइंट बन जाते हैं, फिर इंजरी होने का डर रहता है। आउटसाइड इंडिया, वहां पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मीटिंग इंटरनेशनल एथलीट्स, और इंडिया की तरफ कैसा व्यू था लोगों का? इंटरनेशनल एथलीट्स, जब मैं बॉस्टन मैराथन में गई थी, वहां मैं रोजा मोटा से मिली, 1988 ओलंपिक चैंपियन की गोल्ड मेडलिस्ट थी मैराथन में। तो लोग हमेशा पूछते हैं कि हम में और फॉरेनर्स में फर्क क्या है, वो लोग इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास रनर्स हैं और हम एशियन क्लास ही रह गए हैं, क्या फर्क है? उसी समय मुझे 1985 में ही पता चल गया था। तो तभी मैं जाके फिर मैंने टारगेट बनाया कि मैंने विन करनी है मैराथन, और मैं एशिया में विन करने लगी थी। और हर साल मैं एक बार यूरोप जाती थी, यूरोप या यूएसए, सिर्फ अपने आप को थप्पड़ लगाने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि आई एम नॉट द बेस्ट। क्योंकि मुझे बेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया का खिताब तो बहुत पहले मिल चुका था, मलेशियन मैराथन क्वीन लोग कहने ही लगे थे। लेकिन एक बार जरूर मैं जाती थी यूरोप कि भाई आई एम नॉट द बेस्ट। वहां मैंने रोजा मोटा से जब पूछा कि लॉन्ग रन आप किस पेस से करते हो, उसके लॉन्ग रन की पेस, उसने कहा मैं इजी 4 मिनट पेस करती हूँ। हमारे इंडिया में किसी से भी पूछो तो 4 मिनट पेस इज अ फास्ट पेस, जबकि लॉन्ग रन 32 किलोमीटर जो हम मैराथन वालों को करना होता है वो स्लो पेस से करना होता है। तो हर स्लो पेस वाज 4 मिनट्स पेस और हमारी फास्ट पेस है 4 मिनट्स, यही डिफरेंस है। सो दिस इज ये कुछ आप बायोलॉजिकली बोलोगे या बायोलॉजिकली? तो देखो, जेनेटिक तो फर्क है। हमारी आधी से ज्यादा जनता मेल न्यूट्रिटेड होती है, जो एथलेटिक्स में, मैराथन्स में, प्रोफेशनल मैराथन रनिंग में आती है। वो उसका बचपन कैसा बीता, उसने कैसा खाना खाया, उसका बहुत फर्क पड़ता है। आपकी बिल्ड कैसी है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। हमारी लड़कियों की हाइट नहीं है, मैराथन में बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसा नहीं है, इंडिया में अच्छा कर रही हैं, बट उनकी हाइट, हेल्थ, वो सब नहीं है। तो जेनेटिक तो फर्क पड़ा ना। जैसे हमारे केनियंस हैं, लंबे पतले, वैसे तो देखा जाए तो अगर हम कहें कि नहीं ये सच नहीं होता, क्योंकि जापानीज और चाइनीज भी वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन उनके जीन्स फिर बहुत अच्छे होते हैं। चैंपियन ब्रीड तो होनी चाहिए। हमारे यहाँ चैंपियन ब्रीड कहाँ है, क्यों है, उसके लिए नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम ऑन बुक्स तो है, बट असल में कहाँ, कौन नर्चर कर रहा है? नहीं, मतलब इतने नर्चर नहीं हो रहे हमारे यहाँ जो, क्योंकि हमारा नीरज चोपड़ा अगर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियन है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे चैंपियन ब्रीड है। लेकिन उसको नर्चर कौन करेगा? जब नीरज चोपड़ा का नाम किसी को पहले पता था? वो बेचारा 6 साल से स्ट्रगल कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई जानता था उसको आर्मी के अलावा? नहीं जानते थे ना। कब जानना शुरू किए, मतलब सरकार ने उसको कब मदद करनी शुरू की? एक्स्ट्रा करोड़ों में। कब? जब वो ओलंपिक मेडल ले लिया, या कॉमनवेल्थ मेडल ले लिया, या वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया। तो
सरकार को भी ये देखना होगा कि एक ऐसा फीडर सिस्टम तो बनाओ कि आफ्टर चोपड़ा हो आप आपके पास में एक पूरा कहते हैं ना पॉन्ड होना चाहिए, बिग एग्जैक्टली। पॉन्ड, जिसमें कि बहुत सारे कमल हो, उसमें से जो खिल गए, बाकियों को तो नर्चर तो करो, नहीं कर रहे। इंडिया में बहुत ज्यादा पंपिंग करना पड़ेगा कॉर्पोरेट्स को और गवर्नमेंट को, ग्रास रूट लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। ग्रास रूट लेवल पे जब तक नहीं होगा, हमारे पास देखो ऐसे पिरामिड होता है ना। हमारे पास टॉप लेवल पे 10 है। मैं अभी कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, फिटनेस वाली नहीं कर रही हूँ बात। अगर हमारे 1 करोड़ पूरे इंडिया में खेल रहे हैं कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स, उसमें से 10 लाख टैलेंटेड है, ठीक सब है। तो नहीं हो सकते टैलेंटेड। उनमें से 10,000 को फैसिलिटी मिल गई गवर्नमेंट की, स्पोर्ट्स हॉस्टल मिल गया, नेशनल कैंप मिल गया, उस 10,000 में से 1,000 निकले, तो बस वो 1,000 ही तो है ना। अब ये जो बेस था, बेस तो बनाया ही नहीं, बेस है ही नहीं इंडिया में। इसीलिए आज के दिन हमारी मैराथन रनर्स, जब हम थे, हम 6 थे, ओके। हम 6 के बाद हमने 243 240 किया हमारे टाइम की लड़कियों ने। ओके। हाँ, हमारे बाद एक और नया ग्रुप आया, ओके। वो भी 6 थे, ओके। 5 या 6, सुधा सिंह वगैरह जो पद्मश्री भी ले गई हैं, उन्होंने 234 हमसे बेटर किया। ऐसी 3 लड़कियां थी, सॉरी Okay. ज्यादा नहीं थी, 3 थी। 3 के बाद मामला साफ, उनको पता चल गया था कि मैराथन में हमारे पास में क्रीम है, जो इधर उधर बिखरी हुई है, उसको इकट्ठा करके एक जगह रखो, उनको सपोर्ट करो, जिससे कि वो डोपिंग में ना जाए। क्योंकि जब खिलाड़ी इधर है उधर है डोपिंग कर रहा है, तो वो तो वैसे ही बर्बाद हो गया, है ना। लेकिन अगर आप उसको सेंट्रलाइज कहीं रखोगे, उसके लिए कोचिंग, उसका पूरा ह्यूमन रिसोर्स लैब लगाओगे, साइंटिस्ट लगाओगे, तो वो नर्चर होगा। अब नहीं है, मैराथन में तो नहीं है। और गेम में अगर ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मैराथन में नहीं कर रहे। मैराथन में फिर से लड़कियां देखो इतना ड्रिप हुआ है, फिर से वही 245 250 आ गया। प्रोवाइडेड ऑल द फैसिलिटीज आर देयर नाउ। अब तो ज्यादा अच्छा Exactly, टाइम होना चाहिए। तो नेशनल कैंप में या तो आप 200 को रखो और उसमें से उन्हीं को नर्चर करो, लेकिन सिर्फ 6 रहते हैं। नेशनल कैंप में 6 रनर्स, ओके। और बाकी सब अपने आप कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी है, रेलवेज है, वहाँ अलग अलग जगह कर रहे हैं। सिर्फ 6 रनर्स को दिया जाता है एट अ टाइम। मतलब नॉर्मली एक इवेंट में, जैसे अगर हर्डल कह लो, हर्डल में तो 3 ही होते हैं, मैराथन कह लो, रिले टीम कह लो, थ्रोज हो गए, 10,000 मीटर, 5,000 मीटर्स, इन सब में 5 या 6 से ज्यादा एथलीट को नेशनल कैंप में नहीं रखा जाता है। फीडर सिस्टम होना चाहिए, स्पोर्ट्स हॉस्टल बहुत होने चाहिए, स्पोर्ट्स स्कूल्स बहुत होने चाहिए। समवेयर आपसे आई वाज वांटिंग टू आस्क क्योंकि आपके टाइम पर क्या फैसिलिटीज थी और अब क्या थिंकिंग की इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, बट दिस इज इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे टाइम में तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, अगर आप में दम है तो कर लो ये था। अब फैसिलिटीज हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार नहीं कर रही है। अभी देखो अपनी पारुल चौधरी, 10 साल से जानती हूँ मैं पारुल चौधरी को, अविनाश साबले, इनको 10 साल से मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी। आई कोऑर्डिनेट एलीट रनर्स एंड गेट देम फैसिलिटीज थ्रू द ऑर्गेनाइजर्स, राइट। तो 10 साल पहले तो इनके पास स्पॉन्सरशिप भी नहीं थी। आज इनके पास 4.5 करोड़ है, सरकार ने दिए। कब दिए? जब उन्होंने मेडल जीता, है ना। तो मेडल जीतने पे तो बहुत अच्छा कर रही है सरकार, बट जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस समय कोई मदद होनी नहीं है। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, द फैसिलिटीज अवेलेबल, सो व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस जनरली? जितने भी गार्डन्स हैं, हम मैराथन रनर्स रोज ट्रैक में नहीं दौड़ सकते, हम मैराथन रनर्स रोज रोड पे नहीं दौड़ सकते। ओके। अचानक पता नहीं क्या हुआ, कौन सा ऐसा ऑफिसर आया जिसने की लोधी गार्डन और नेहरू पार्क में रनिंग बंद करा दी। आपने एक पार्क बना दिया, उसमें एक 2.2 का जॉगिंग ट्रैक बना दिया, नेहरू पार्क में 3 किलोमीटर का बना दिया, उसमें आपने टार्टन ट्रैक भी लगा दिया, तो रनर्स को अलाउ करो ना। टार्टन ट्रैक तो इसलिए लगाया ना कि वो रनिंग करें। जो लोग वॉक करते हैं, जिनको नहीं करना है रनिंग, उनके लिए पाथ ही अलग रखो। साइकिल के लिए आप अलग पाथ बनाते हो, तो बुजुर्गों के लिए भी अलग पाथ बनाओ। ये है कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे पार्क होने चाहिए, बहुत सारे स्टेडियम्स होने चाहिए, जिससे कि अभी अगर आप नेहरू स्टेडियम में देख के आओ, भरा रहता है मॉर्निंग में पूरा ट्रैक, मतलब कि 200 रनर्स रनिंग एट अ टाइम इन दैट 8 लेन का ट्रैक। सोचो कैसे करते होंगे वर्कआउट। बहुत कम फैसिलिटीज है। सो अभी ये चैलेंज इस वजह से है कि जो कॉमन लोग हैं, जो वो भी आ गए ना के लिए हाँ। अच्छा ये हुआ है कि सब आ रहे हैं स्पोर्ट्स में,
एवरीबडी वांट्स टू डू रनिंग, एवरीबडी वांट्स टू डू स्पोर्ट्स। जैसे ही नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक मेडल जीता, गोल्ड मेडल, इतने सारे जेवलिन थ्रोअर आ गए, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। एग्जैक्टली। तो जब हमारे जनता बढ़ रही है स्पोर्ट्स में, तो फैसिलिटीज भी उसी के हिसाब से इनको बढ़ानी होंगी। तो हमने तो प्रधानमंत्री को भी लिख दिया है, हमें बता दो भैया, हम वो 1 घंटा रोज फिटनेस की डोज कहाँ करें। आई थिंक इसके बाद वंस दिस गोज आउट एंड काफी सारे लोग सुनेंगे, अभी तक ना तो हम मीडिया में गए, अब मैं पहली बार तुम्हारे से बात कर रही हूँ। you have been a rebellion since the beginning of your career. First, yeah, initial years से ही and until now also, because we have seen you in a lot of news channels, or time to time we read about you. You always raise your voice against what is going wrong. I went for Allahabad Marathon, where I fought for the same gender prizes. Rajiv Gandhi was the Prime Minister. I just went to the stage as a podium finisher, and I gave him one envelope कि देखो, एक लेडी है, उसको नहीं मिल रहा है, हम लोग में सिर्फ टॉप 3 प्राइजेस हैं, मेन में टॉप 10 प्राइजेस हैं, तो जो 4th है ना वो वहाँ खड़ी है। तो मैंने जब राजीव गांधी को दिया और ये बोला कि देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अमंग मेन एंड विमेन। क्या डिस्क्रिमिनेशन ऐसा था कि उनका 1 लाख अच्छा, और इधर हमारा 25,000 फर्स्ट प्राइज। हाँ, 25,000, फिर 15,000, फिर आई थिंक 5,000 ऐसे था। तो जब मैंने फाइट तो नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ अपना जेस्चर दिया था। इट वाज अ वेरी गुडविल जेस्चर कि एक लेडी को मेरी तरफ से ये दे दीजिए आप, क्योंकि बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, वो रो रही है, उसको अंदर भी नहीं घुसने दे रहे हैं। एंड देन he called her inside, उनको बोला गार्ड्स को कि इसको आने दो। he was प्राइम मिनिस्टर, उसने माइक पे उसी वक्त बोला पोडियम से कि why this much of difference, आप इंदिरा गांधी मैराथन करते हैं और इतना डिफरेंस क्यों नहीं होना चाहिए। उसी समय जो स्पॉन्सर थे जयपुरियाज, उन्होंने अनाउंस किया प्राइस विल बी द सेम। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, फेडरेशंस वाले थे, वो मेरे से बहुत नाराज हो गए। मैं रायता फैला दिया हमारे इवेंट का। इट वाज अ ह्यूज इवेंट विद 7,000 पीपल वाचिंग अस। पेपर में निकला, सुनीता गुदारा ने राजीव गांधी को अपनी प्राइज मनी लौटा दी इस फाइट के लिए। मैंने प्राइज मनी नहीं लौटाई थी, मैंने एक प्राइज दिया था उसको। एनीवे, तो इट वाज अ गुड थिंग। उसके बाद से मैराथन में मेल फीमेल प्राइज इज सेम। वाओ, since then क्रिकेट में अब हुआ है। क्रिकेट में अब हुआ है। So as you mentioned कि आपने डोपिंग के अगेंस्ट भी वॉइस रेज की है, I want to know exactly क्या actually doping is a problem with Indian sports? Yes, doping is a problem, and this can be only curtailed if all the coaches, all the federations, and NADA and the lab all are alert and they don't want doping. If they start sheltering them, तो फिर डोपिंग बढ़ती जाएगी। बिकॉज किसी खिलाड़ी में हिम्मत नहीं है कि अगर उसका कोच नहीं चाहता है, नाडा नहीं चाहता है, फेडरेशन नहीं चाहती है, तो भी वो डोपिंग कर ले, क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस करने बहुत जरूरी हैं। खिलाड़ी अभी कहते हैं ना, बाय हुक और क्रुक नौकरी पाना चाहते हैं, पोजीशन पाना चाहते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिक्टनेस हो गई ना, अब करप्शन जहां आ जाएगा वहां पे भी फिर डोपिंग रहेगी, क्योंकि पैसे खिला के अगर सैंपल चेंज करवा देते हैं, पैसे खिला के लिस्ट में से नाम हटा देते हैं, तो ये सब कुछ कौन करता है? Authorities, are these things proved on records or something? हमने जो PIL किया था उसमें बिल्कुल प्रूवन है। अभी भी एक बंद लिफाफा नाडा के पास पड़ा हुआ है, उसमें ऐसे नामचीन एथलीट्स का नाम पड़ा है कि इनके गवर्नमेंट के एडवोकेट ने हाई कोर्ट में ये कहा था कि सर प्लीज इस लिफाफे को मत खोलिए, नहीं तो बहुत से सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्सन्स टेंटेड हो जाएंगे। लेकिन वो लिफाफा अभी तक उनके पास है, नाडा के पास। उन्होंने हमें ये कह के वो ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। लास्ट टाइम ही जो मैं बता रही थी कि शी इज डूइंग इट फॉर पब्लिसिटी। मेरा दिमाग खराब है जो मैं डोपिंग के खिलाफ बात करूं पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि हमारे पास में प्रूफ था कि 157 एथलीट्स वर फाउंड पॉजिटिव एंड दे वर नॉट पनिश्ड बाय द फेडरेशन देन, बिकॉज उस समय नाडा थी नहीं। वो केस नाडा में आया, नाडा ने उस पे रुमाल फिरा दिया कि हम तो उस समय थे ही नहीं। बट नाडा का एक रूल है, फर्स्ट ऑफेंडर एंड सेकेंड ऑफेंडर। तो जब फर्स्ट ऑफेंडर की लिस्ट आपके पास है तो आप उस समय थे या नहीं थे, आपके पास प्रूफ तो है ना, फिर भी आप उनको क्लियर कर रहे हो। ऐसे बहुत से हैं जिनको अवार्ड्स मिल चुके हैं
और वो उस डोप लिस्ट में हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी चैनल पे, बट वो बंद लिफाफा है उनके पास। वही एक बार टाइम्स नाउ में जो हमारा इंटरव्यू हुआ था उसी पे हुआ था कि वो लिफाफा खोलते क्यों नहीं है। उस लिफाफे में तो बहुत नामचीन लोगों के नाम है, लेकिन नहीं खोलते हैं, और नाडा ने उसको दबा के रखा हुआ है। मैं कम्युनिटी रनर्स को करती हूँ और मैंने अपने रनर्स को साफ बोल रखा है कि अपना टाइम इंप्रूव कर लो एंड बी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास मैं कोई भी ऐसा बंदा रखती नहीं हूँ जिसकी की हो कि भाई मेरे को जॉब लग जाए। मेरे पास में तो आईटी कमिश्नर भी हैं, स्वामी जी भी हैं, डीआईजी भी हैं, Okay. बिजनेसमैन हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं और कॉलेज और स्कूल के हैं। तो मैं उन लोग को पहले से मैंने, वो तो ऊपर वाले तो करेंगे नहीं, वो तो रिक्रिएशनल रनर्स है। नीचे वालों को मैंने बोल दिया है कि अगर तुम में से किसी का भी मेरे को कभी भी पता चला तो उसके बाद मेरे को शक्ल भी मत दिखाना। आई एम सो स्ट्रिक्ट। तो ऐसे ही स्ट्रिक्ट अगर फेडरेशन हो जाए, ये नहीं कि एक ने डोप लिया है उसको तो आपने शेल्टर कर लिया, दूसरे को पकड़ा दिया, तो फिर पीछे कोई ले रहा है उसने आपकी चमचागिरी कर ली, उसको अभी आपने बचा लिया, और ऐसा होता रहा है और उसके प्रूफ वो बंद लिफाफे में है। ओके, सो करंट अगर हम सिचुएशन की बात करें, अभी भी ये इतनी ही सीरियस प्रॉब्लम है? अभी भी सीरियस प्रॉब्लम है। इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि जब दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप हुई तो आधे तो भाग गए एथलीट्स, क्योंकि वहां नाडा आके बैठ गई थी डोप टेस्ट के लिए, तो आधे भाग गए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों को भी ये समझना चाहिए कि छोटे से फ्रिंज बेनिफिट्स के लिए आप डोप लेते हैं, उससे आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। हर कोई ये कहता है कि वो चैंपियन बनते हैं ना, वो डोप लेते हैं तभी चैंपियन बनते हैं। ये कोई डोपिंग किसी को चैंपियन नहीं बनाती है। ये मैं आज कह रही हूँ। अगर कोई नए खिलाड़ी जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं वो सुन रहे हैं, आपको डोपिंग कभी चैंपियन नहीं बनाती है। आपके अंदर चैंपियन ब्रीड होनी चाहिए और आपके अंदर उतना प्रैक्टिस करने की क्षमता होनी चाहिए। डोपिंग से सिर्फ 10% का फायदा होता है। अगर आप 90% नहीं है तो कितना भी डोप कर लो, आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो 90% ज्यादा जरूरी है। वो 10% को मारो गोली, 90% पे काम करो। Very strong message coming from you, who has been into this field इतने long time से, and you have been a champion yourself. So I hope कि बहुत सारे लोगों तक ये strong message जाएगा and they take it very positively. You have been working a lot for the community. अगर आप थोड़ा सा elaborate कर सकते हैं what all initiatives you have taken? 2004 में मैंने स्त्री शक्ति केंद्र शुरू किया। 2007 में एक ताइक्वांडो एकेडमी शुरू की स्लम की लड़कियों के लिए। पहले सिर्फ वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आती थी, और आज मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ ये बताते हुए, मेरे एक स्लम की लड़की आयशा खान, वो न्यूजीलैंड, बैंकॉक और मलेशिया में इंटरनेशनल रेफरीशिप कर चुकी है। ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट 3rd डान है। जनरली जो जैसे 50 इयर्स अराउंड के जो लोग होते हैं, मेन और वुमेन, हमेशा क्या होता है ना, मोस्टली लोगों का लाइफस्टाइल क्या रहता है कि अपने वो फैमिली में या वर्क में बिजी रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस पर या अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। 50 इयर्स के बाद एक टाइम आता है कि जहां पर शायद यू कैन टेक आउट सम टाइम टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। तो आप, व्हाट वुड बी योर एडवाइस, हाउ can they start working or improving their health? There is no age bar in sports, especially in running तो कोई एज बार है ही नहीं। और कोई भी गेम आप रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी बन सकते हैं, क्योंकि जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं 45 मिनट्स की वर्कआउट के बाद, 45 मिनट्स की ट्रेनिंग करने के बाद, वो जो हैप्पी फीलिंग आती है ना, उसके लिए तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो घर में बैठे नहीं आएगी। उसके लिए बाहर निकलो, अपने को प्यार करो, अपने लिए कुछ काम करो, 1 घंटा अपने शरीर को दो और देखो फिर कितना मजा आता है। Here we come to the most interesting segment of today's episode, Rapid Fire. Rate the following on a scale of 0 to 10. Nurturing of talent in India. 3. Indian athletes on an international level. 1. Seriousness towards sports in India. 4. Fairness in selection process. Individual game में it is 8. Because individual, they prove themselves by individual performance. Team game में it's only 3. Funniest misconception you came across about Indians on an international level. You can look at me. When I started marathon, मुझे लोगों ने कहा कि मैराथन मत करना, काली हो जाओगी। Country that has the best trained athletes. America. Biggest sacrifice you made. For 25 years, I had to avoid sweets. Top qualities that make up a sports person. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ कर दिखाना है। सेकेंडली हार्ड वर्क। If not an athlete, you would have been. अगर मैं एथलेटिक्स में नहीं होती
तो मैं डांसर होती आज। This was clearly one of the most sensational rapid fires. Now we move to the last segment of today's episode, and which is gift from the guest. So already we have got a lot of learnings and advice from you, but still I would like to know what is that special gift you have got for us. Special gift to women first. Love yourself. Do something for yourself. You have to be very, very possessive about your own body. So give little time to your own body, which normally females are avoiding. और से ध्यान ही नहीं रहता है, फैमिली का ध्यान करते करते अपनी बॉडी को भूल जाते हैं. तो प्लीज लव योरसेल्फ. दैट इज माय मैसेज. एंड टू द यंगस्टर्स, कुछ डेडिकेशन रखो, कुछ कमिटमेंट रखो, ड्रीम, make it your desire, your passion, and deserve it. And to deserve it, you have to do hard work. I think I am already filled with a lot of motivation listening to it, and I don't think it would be an exaggeration if I would say that by saying this, you have touched a lot of hearts. So thank you so much for that precious gift, and thank you so much for taking out time and being a part of today's episode. Thank you.